जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है इसमें बहुत कम समय बचा हुआ है, चुनिंदा टाइम बचा हुआ है। तो इस कम समय में आपको मैं ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन दे रहा हूं जिन क्वेश्चन को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो और अपने मनो मस्तिष्क में स्टोर कर लेते हो तो आपका 100% पेपर निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साथियों, सबसे पहले यहाँ पर हमने जीएस के लगभग 50 सवाल लिया हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रीजनिंग आप लोग देखेंगे, देन आफ्टर मैथ देखेंगे। तो साथियों, अगर आपने अंतिम रूप से सोच लिया है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में 101% सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो इस क्लास का हर एक जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। और जितने सवाल आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जितने नहीं आते उन सभी सवाल को तैयार करिएगा और जितने सवाल आपको आते हैं उनका आप लोग रिवीजन करिएगा। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है ये सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया था। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन कब गाया गया था तो ये 1911 में गाया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि पोबदास राज्य का एक लोक नृत्य है, यानी कि जो पोपदास लोक नृत्य है ये कहां पर किया जाता है। तो मैं कहूंगा ये महाराष्ट्र में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो इनमें से मैं कहूंगा साथियों, जो काली पूजा पूजा है ये अमावस्या के दिन आयोजन की जाती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अगर साथियों आपने अपने एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो के टेस्ट सीरीज लेकर के आपको अपने प्लेलिस्ट में देता रहता हूं। तो आप लोग देखिए वहां पर, अगर आपने एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं या एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपने जो जितने भी पिछले सालों के पेपर का सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। उसके अलावा 100 से ज़्यादा आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आरपीएफ कांस्टेबल के भी 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। और जितने पिछले सालों में पेपर हुए हैं, देखिए अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पिछले पेपर की ज़रूर जानकारी रखें, क्योंकि वहां से बहुत से क्वेश्चन डिक्टो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आरआरबी ग्रुप डी का पेपर आने वाला है। सभी एग्जाम के आपको 100 मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको मिलेंगे और सिर्फ आपको एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आपको लेना है, देखना है और इसको पढ़ के आपको 100% सिलेक्शन आपका करेक्ट कर रहे हैं। यानी कि सारी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं साथियों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए वहां पर उस सभी प्लेलिस्ट को वॉच करिए और टारगेट जो है आपका उसको पूर्ण बनाइए। तो एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें। तो आई होप आप लोग इतनी बात समझ रहे होंगे। तो चलिए आते हैं अपने डिक्टो क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पेपर पर। तो साथियों, इस जो प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा, वरना साथियों आप लोग अगर इसको मिस कर देते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आपका है, क्या कहा जा रहा है कि जल्ली कुट्टू क्या है। अगर इसकी बात करें, क्या ये टैग खेल है, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आपका, अगर है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों जो क्वेश्चन है कि लोसुम त्योहार कहां पर मनाया जाता है। तो अगर आपका जवाब साथियों सिक्किम है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोसुम त्योहार की अगर बात की जाए तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो रहा है, कह रहा है कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश का मेला है और इस मेला का नाम क्या है, मिंजर मेला। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो ये सरोद वाद्य बजाया करते थे। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। तो चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें कि भारतीय युद्ध कला, यहां पर देखिए
कि भारत युद्ध कला है जहां थंगता यानी कि ये किस राज्य की है। यहाँ पर देखिए थंगता ये आपका किस राज्य की है, आंसर आपका ए हो जाता है यानी मणिपुर, यानी मणिपुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बनारस घराने से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर सिद्धेश्वरी देवी जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है मैड्रिड कहाँ की राजधानी है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। कहाँ की राजधानी साथियों, स्पेन की राजधानी हो जाती है। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना की राजधानी है यहाँ पर ब्यूनस आयर्स है। तो अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। साथियों अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पर जीएस और करंट अफेयर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके टोटल लिए हुए हैं। उसके अलावा मैंने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन लिया हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए जैसे कि वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते तो आपको रीजनिंग और मैथ में पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरा पूरा स्क्वायर कर सकते हो। 35 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और 35 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। तो आप 35 क्वेश्चनों पर आप लोग जीत अवेलेबल रखें, यानी कि 70 क्वेश्चन में से आपको 65 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, जिसमें से आपको जीएस और करंट अफेयर अगर 27 से 28 सवाल यहाँ पर कर लेते हैं कम से कम, तो 28 और 65 साथियों कितने हो गए, ये आपके हो गए साथियों 93, यानी 93 हो गई। तो ये मैंने बिल्कुल कम से कम बताया हूँ, बिल्कुल कम से कम, यानी कि हर एक चिल्ड्रन जो है 20 से 30 के आसपास का स्क्वायर कर लेगा। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो रीजनिंग और मैथ पर पूरा जोर डालिए और जीएस को भी बहुत अच्छी प्रकार से पढ़िए। ये करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये डेली साथियों एक्सपेक्टेड आपका मॉडल पेपर होता है। मैं कहूंगा कि डेली अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम न देखने को मिलेगी। क्यों, आइए बता रहा हूं यहां पर। तो आपके बहुत सारे आपको फायदा मिलने वाला है और बहुत सारे डिक्टो क्वेश्चंस आपको इन क्लासेस से मिलेंगे और आपका एग्जाम साथियों क्रैक होगा। तो चलिए यहाँ पर झीलों की नगरी किस शहर को बोला जाता है। तो यहाँ पर झीलों की नगरी की अगर बात करें तो यहाँ पर उदयपुर को बोला जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। बिल्कुल आंसर आपका राइट हो जाता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अजंता में 29 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो किसने साथियों किया था, तो आपसे पूछा जा रहा है। आप मुझे बताइए कि फाहयान की अगर बात करें तो गुप्त काल के दौरान इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, मुझे बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिजली ने किया था, खिलजी ने किया था, जिन्होंने जमीन में फसल का रपाई जो नपाई होती इसका राजस्व के रूप में उपयोग किया था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाता है। तो अभी आपकी जो एज है, तो मान लीजिए कुछ साल बाद आपकी जो ये वैकेंसी है 2018-19 की वैकेंसी, अब इतने सालों के बाद आप ये वैकेंसी आ रही है और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो एक ऐसी भर्ती है जिसमें बहुत अच्छी जॉब मिलती है। आपकी जो है जॉब जो है आपके पास वर्दी होगी, आपको एक घंटे दिए जाएंगे कि 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। ये बहुत अच्छी जो नौकरी है, इसमें अधिक मेहनत वाला कोई काम नहीं है। बस थोड़ी सी आपको नज़र तेज रखना है ताकि यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, सब एक तरीके से आवागमन है, सब कुछ प्रॉपर हो रखा है या नहीं, तो ये आपकी ड्यूटी होती है। आप इसको साथियों एक तरीके से आप लोग सिलेक्शन निश्चित करिए। निश्चित तभी हो पाएगा जब आपकी रीजनिंग और मैथ और जीएस और करंट अफेयर पर थोड़ी बहुत कमांड होगी। तो साथियों ये क्लास आप लोग अगर डेली लेते हैं तो आपको एग्जाम तक इतनी तैयारी में करा दूंगा कि आप कम से कम साथियों सिलेक्शन हो जाए आपका। भले आप टॉप रैंकर्स की श्रेणी में ना आए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अगला सवाल देखिए कि कह रहा कि सल्तनत काल के दौरान
जो भूमि वितरण प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे इक्तादारी के नाम से जाना जाता है। ये शब्द आपने बहुत सुना होगा और आपने ये जान भी लिया कि इक्तादारी क्या होता है। देखिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, यही इक्तादारी होता है। अगला क्वेश्चन कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, ये आपको मालूम होना चाहिए। कि मैं कहूंगा कि कमल और रोटी इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। अगला देखिए, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम वास्तविक क्या था साथियों? धोंदू पंत। क्या नाम था? नाना साहब का नाम धोंदू पंत था। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। मंगल पांडे सिपाही था, मतलब कि ये कहाँ के सिपाही थे? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के 25वीं के नहीं, 34वीं के। तो ये आपके जो सिपाही थे मंगल पांडे, ये आपका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल कि भारत के किस राज्य में बथुकंबा उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगले नंबर का क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विकसित है? तो कोंकण तट की अगर बात करें तो ये दमन से और गोवा तक स्थित है। कहाँ से? दमन से गोवा तक स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है रक्षा मंत्रालय। ये एक कोई संगठन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये साथियों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि सीमा सड़क जो संरक्षण है ये आपका होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कलपत्तम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कलपत्तम में स्थित है। आपका राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विश्व एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 बार आता है। कितनी बार आता है साथियों? 2 बार आता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर बात चल रही है कि निहारिका परिकल्पना नहीं, द्विआधारी सिद्धांत, ये भी महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी की यहाँ पर बात चल रही। तो बिल्कुल यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी की बात चले, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का पूरा निचोड़, यानी कि 50 सबसे दमदार क्वेश्चन है, चाहे वो जीएस के हों चाहे वो करंट अफेयर के हों। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम राजेंद्र प्रसाद है और यही जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा संबंधित किया गया था या प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? तो क्या ये साथियों जो शिक्षा मंत्री थे? तो शिक्षा मंत्री ये नहीं थे, ये कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अगर बात करें कि भारतीय संविधान का अगर निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो संवैधानिक जो सलाहकार था वो कौन थे? वो बी एन राव थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कि कौन सी, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि संसदीय प्रणाली मतलब कि भारत की देन है। यहाँ पर शून्य काल आपका राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा, ये आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर गोपाल स्वामी अयंकर की रिपोर्ट पर यह शामिल था। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं साथियों, सभी के सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। यानी कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब है ये है कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, इनकी सबसे ज्यादा संभावना है एग्जाम में आपके आने की। तो अगर आपके पास साथियों समय कम है, तो आप थोड़ी अगर कम पढ़ाई की है, तो आप इस कम समय को बहुत अच्छे से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। इसका दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि इसका सदुपयोग करिए। और आप ये जो मॉडल पेपर हैं, इस मैं डेली कोशिश करूंगा कि एक मॉडल पेपर आपको रोज पढ़िए और अपने एग्जाम को साथियों पास करिए। चलिए अब उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि क्या संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है? तो यहाँ पर क्या होता है
जो प्रथम विषय होता है ये यहाँ पर प्रश्न काल कहा जाता है इसको। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो कि है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियम करने के लिए एक अधिनियम था। तो यहाँ पर राइट आंसर 1956 हो जाता है, यानी कि 1956 में भारत के राज्यों की पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए यहाँ पर अधिनियम एक निर्मित किया गया था, जिसका आंसर बी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया, तो 26 जनवरी आपको 19 जनवरी 1950 को बनाया, मतलब कि 1950, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष बाद पारित किया गया था, तो ये 1961 में पारित हुआ था। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो बी नंबर हो जाता है। अब यहाँ से आपके 15 सवाल देखने की कोशिश करिए करंट अफेयर के। कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोग देखने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पर कह क्या रहा है कि लोकपाल का जो नया अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया, तो इनका नाम जो है वो अजय माणिक राव खान विलकर है, जिनको ये लोकपाल का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देन आफ्टर आप लोग देखेंगे कि आपका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है कि सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो गोविंद ढोलकिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अब कहा जा रहा है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि मार्च 2024 में FICCI लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई, तो इनका नाम जय श्रीदास वर्मा है और इनका नाम ही लेडी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण में मेजबानी कौन थी, यानी कि यहाँ पर जो 16वें संस्करण की बात गुरुग्राम करेगा। साथियों यहाँ पर जो करंट अफेयर के सवाल हैं, देखिए करंट अफेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं वही मैंने लिया हूं। इन सभी सवाल को आप लोग तैयार करेंगे और उसके बाद आप लोग अपना सिलेक्शन निश्चित करिए। अगला क्वेश्चन की जस्टिस जो है याग्या अफरीदी की किस देश के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये पाकिस्तान के जो है नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको लोग ध्यान रखना है कि जो है याद रखना ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है, तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो कि है कि हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है, तो बात करूं मैं कि HDFC बैंक में जो वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला जा रहा है क्या कि किसे जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का MD नियुक्त किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है कि आकाश त्रिपाठी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। आंसर आपका राइट हो जाता है बी नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया, तो मैं कहूंगा भारत का प्रमुख आयात स्रोत कौन बन गया, चीन बन गया है। क्यों, क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं, तो अगर बात करें यहाँ पर USA की मैं बात करूं तो USA आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भारत में USA ने 3.5 अरब ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9V ड्रोन यानी कि 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए USA के साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल रखने हैं। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको जो सवाल याद रखना है तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत और USA के साथ कितने अरब डॉलर की जो ड्रोन ड्रिल है इस पर हस्ताक्षर किए गए, तो 3.5 अरब आपको याद रखना है, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है
क्या बोला जा रहा है कि किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर निकिता फोरवाल जो हैं इन्होंने ही जीता है, ये राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है क्या कि किस राज्य की विधानसभा ने 24वीं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर साथियों केरल की बात चल रही है, यानी कि जो केरल राज्य की विधानसभा है ये 2024 जो है के खिलाफ वक्फ संशोधन के खिलाफ इन्होंने किया, इसे राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है? ये आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर रश्मिका मंदाना इनका नाम है और इनको जो है भारतीय साइबर अपराध के समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर भारत और किस देश के बीच चौथी यानी कि 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई? तो मैं कहूँगा यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर जो है हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और आपको अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ से साथियों कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे अपनी शिफ्ट के। तो यहाँ पर बात करें कि संशोधन का सुधार जो है 51 नंबर क्वेश्चन है कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का है डैश से। मतलब कि यहाँ पर संशोधन यानी निर्वासन राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर बाकी सब रॉन्ग आंसर हो जाते हैं। यहाँ पर संशोधन का जो है जो निर्वासन या निष्कासन से संबंध है। तो उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए साथियों, कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा? कह रहा है कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। मान लीजिए कि ये क्या हो गए, आपका ये गोला है, ये आपका क्या हो गया, ये बिल्लियां हो गई। अब सभी बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं, तो ये मान लीजिए कुत्ते हो गए। अब सभी कुत्ते क्या हो गए, हाथी हो गए। तो सभी कुत्ते मान लीजिए ये हाथी हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि कोई भी हाथी गाय नहीं है। मतलब कि कोई भी हाथी जो है ये क्या है, ये कोई भी हाथी गाय नहीं है। अब ठीक है, निष्कर्ष को पढ़िए कि कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी बिल्लियां हाथी हैं। बिल्कुल सभी बिल्लियां हाथी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और सभी हाथी जो है बिल्लियां हैं, क्योंकि क्या कि सभी हाथी बिल्लियां नहीं है, क्योंकि सिर्फ इतने ही हाथी बिल्लियां हैं। तो मैं कहूंगा आपका ये आंसर गलत हो जाता है। तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और एक अनुसरण करता है, मतलब कि ये आपका ए नंबर वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि विकल्पों में 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। तो उस संख्या त्रिक का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे अलग रूल किन में लगा हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि छछांक 36 हो जाता है, 9 9 81 हो जाता है, 8 8 64। तो ये कैसे आपसे बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि आपको ये कैसे करना होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि 6 छंग 36 हो जाता है, यानी 6 की गुणा अगर 6 से कराई तो यहाँ पर क्या आ गया, 36 आ गई। अब जो 36 का गुणा अगर हम लोग 6 से कराते हैं तो क्या होता, 216 आएगा। तो छछांक 36 हो गया, छतियां 18। तो यहाँ पर आपका जो आएगा 216, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। 25 पंचे 25 हो जाएगा और 25 पच्चे 125 हो जाता है। और 9 से कराएंगे 81 और 81 का 9 से कराएंगे 729। तो 8 8 64। और अगर 64 की गुणा 8 से कराते हैं तो आपका क्या आता है, 4 8 32 हो गया और छछांक 36 हो गया। तो ये आपका 48 यानी कि 512 यहाँ पर आना चाहिए। आप लोग देख सकते हो। तो मैं कहूँगा सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो ये भी जो है सब में एबीसी में एक लॉजिक लगा हुआ है, लेकिन डी वाले में एक लॉजिक अलग है। तो सबसे जो है नेक्स्ट लॉजिक वाला है, तो ये आपका हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि नंबर सीरीज वाला सवाल है। क्या कह रहा है कि 11 है, 29 है, 65 है, देन आफ्टर 137 है और 281 है। उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ कि 11 से जो 29 जो हुआ है, जो 11 से 29 हुआ है, तो मैं कहूँगा 11 दूना 22 हो जाएगा। लेकिन 22 से 29 बनाने के लिए हम लोग इसमें 7 प्लस कर देते हैं। तो अगर 29 की गुणा हम लोग 2 से कराते हैं तो यहाँ पर 58 आता है। तो 58 में अगर 7 प्लस कर देते हैं तो अभी 65 हो जाता है। अब बिल्कुल यहाँ पर 65 की गुणा अगर 2 से कराते हैं तो ये 130 हो जाता है, और 130 में 7 प्लस कर देते हैं तो 137 आ जाता है। बिल्कुल। देन उसी हिसाब से अगर 137 की गुणा 2 से और उसमें 7 प्लस होगा, और इसमें भी इसकी गुणा 2 से होगी और 7 प्लस होगा, तो एक काम करिए कि 2 एक कम 2, 2 8 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगी, 569 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि 569 ऑप्शन में है, तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। बिल्कुल 569 आपके ऑप्शन में मिल चुका है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगला नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगर इस सवाल की बात करें तो साथियों, इस सवाल का जवाब आपका क्या हो रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब बताइए। अब दो तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब बताइए। और एक आपसे पूछा जाता है जल प्रतिबिंब बताइए। क्या बताना होता है, जल प्रतिबिंब बताना होता है। अगर मान लीजिए एक की बात करूं तो यहाँ पर एक का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है, तो ये दर्पण प्रतिबिंब ए हो जाएगा। लेकिन ए की अगर बात करें जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो अब दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, तो जल में ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पर वी की बात करें दर्पण प्रतिबिंब, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर बी की जल प्रतिबिंब की बात करें तो ये बी जो है उसमें ऐसा ही दिखेगा। तो कुल मिला के एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं इस सवाल की तरफ। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, इसका जल प्रतिबिंब। अब एक काम करिए छोटा सा, कि यहाँ पर y यहाँ पर है, तो y सब में ठीक बना हुआ है, नहीं इसमें ठीक नहीं बना हुआ है, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। r की अगर बात करें कि r कैसा बनेगा, तो r कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें नहीं ऐसा बना हुआ है, इसमें नहीं ऐसा बना, लेकिन b भी नहीं हो सकता, c भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर e की बात करें तो e कुछ ऐसे करके बनेगा। एक सेकेंड, ई कुछ ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पर ई कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर बना हुआ है। अब आपको देखना है कि ठीक है, जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आपको बनेगा। तो एम की अगर बात करूं कि एम जल में कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, तो मैं कहूँगा अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल राइट हो जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि निम्न आरेख में पंचभुज जो है ये जो है एथलीटों को जो है निरूपित करता है। ये सवाल सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है कि पंचभुज है ये जो है एथलीटों को निरूपित करता है, और जो षटभुज है ये भारतीयों को निरूपित करता है, और वृत्त पदक है ये विजेताओं को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं हैं उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो ये आपका जो है ये वृत्त हो जाता है, और ये 1 2 3 4 5 जो ये आपका पंचभुज है, ये साथियों किसको दर्शाता है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये एथलीटों को दर्शाता है, यानी एथलीट को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो 3 भुजाओं वाला षटभुज है, ये क्या दर्शाता है, 6 भुजाओं वाले की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीयों को दर्शाता है। किनको दर्शाता है, ये भारतीयों की दर्शाता है। अगर यहाँ पर बात करें कि व्रत की, तो व्रत आपका पदक विजेताओं को निरूपित करता है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कितने भारतीय पदक विजेता है लेकिन एथलीट नहीं है, तो आंसर आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। अब आपको भारतीय तो देखना चाहिए कि 7 2 में से होना चाहिए, लेकिन पदक नहीं होना चाहिए। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो भारतीय में भी है और पदक वालिका में भी है, तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अगर आपने साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये चीजें आपको साफ साफ नजर आ रही, कह रहा क्या
उस पासे का चयन करिए जिन्हें पासों को मोड़ कर बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको देख सकें। अब यहाँ पर आपको कहने का मतलब क्या है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये एक ओपन पासा है। क्या है? ओपन पासा है। अब अगर इसमें हम लोग चेक करें कि क्या ये वाला पासा इसमें बन सकता है कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है, तो ये साथियों हम कैसे चेक करें? तो यहाँ पर लिखा हुआ है के। अब यहाँ पर मैं देखूं कि के का विपरीत क्या है, तो के का विपरीत है एक्स। क्या है साथियों यहाँ पर? एक्स। के का विपरीत क्या है? एक्स। यानी कि अगर के दिख रहा है तो हमें एक्स नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स आपका कहां पर होता है? यहां पर होता है। अब एल लिखा हुआ है तो एल की अगर बात करूं तो एल का विपरीत क्या होता है? पता है क्या होता है? ओ हो जाता है, क्योंकि के का विपरीत एक्स और यहाँ पर जो एच का विपरीत बी और एल का विपरीत ओ। तो एल का विपरीत आपको नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ए की अगर बात करें तो ए का विपरीत एच, बी का विपरीत एच, तो ये वाला पासा साथियों बन सकता है। इसको देखिए, क्योंकि ए का विपरीत एल है तो के का विपरीत, यहाँ पर के का विपरीत साथियों यहाँ पर साफ 1 मिनट, के का विपरीत हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पर x जो है नहीं दिख रहा है। अब l की अगर मैं बात करूं, l का विपरीत o है, नहीं दिख रहा है। अब h की अगर बात करूं तो ये नहीं दिख रहा है। तो यानी कि जो a वाला पासा है ये बन सकता है इसकी मदद से। तो इसका अगर मैं चेक करूं कि x का विपरीत k है, नहीं दिख रहा है। अब b है, नहीं दिख रहा है। अब l जो है ये भी वाला बन सकता है। अगर इसको देखिए कि जो x का विपरीत जो है k है, लेकिन k जो है ये हमें दिख रहा है। अब जो दिख रहा है तो ये वाला पासा नहीं बन सकता। मैं कहूंगा ए बी सी वाला पासा जो है बन सकता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है आपका। तो ये आपका क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होता है और किस आंसर के ऑप्शन के साथ जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए इसके नीचे ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा स्क्रॉल कर दूंगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के और मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को शायद क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर साथियों 5 व्यक्ति हैं। मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये थोड़ा सा वैसे बन गया। 1 मिनट, इसको फिर से बनाता हूं। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये कह रहा है कि श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है और माही जनी के दाईं और दूसरी स्थान पर बैठी है और जनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच बैठी है। तो यहाँ पर अब 3 लाइनें हैं। कौन कौन सी 3 लाइनें हैं? एक ये लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन आपकी ये हो गई यहाँ तक और तीसरी लाइन आपकी ये हो गई और चौथी में आपसे सवाल पूछा गया है। तो जब आप दूसरी लाइन को देखोगे और तीसरी लाइन को देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन जैनी मिल जाएगी। तो इसलिए पहली वाली लाइन को आप अभी स्किप करिए और दूसरी और तीसरी वाली लाइन पर ध्यान रखिए। क्या कहा जा रहा है? कि कह रहा क्या कि जनी के दाईं और दूसरे स्थान पर माही बैठी है। मान लीजिए जनी कहां पर बैठी है? जनी मान लीजिए कि यहां पर बैठी हुई है, यहां पर बिठा दूं। अब जनी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? माही बैठी है। तो माही जो है ये दूसरे स्थान पर यहाँ पर कहीं कुछ बैठ जाएंगी। अब कह रहा है कि जैनी स्वर्णा और कार्तिक के बीच बैठा है, यानी जैनी जो है ये स्वर्णा और कार्तिक के बीच बैठी हुई है। ठीक है। अब जैनी स्वर्णा यानी स्वर्णा कहाँ पर बैठी है? मान लीजिए यहाँ पर बैठ गई स्वर्णा। और कार्तिक कहाँ पर बैठ गया? कार्तिक यहाँ पर बैठ गया। अब कार्तिक और जनी जो है कार्तिक के बीच बैठ गए स्वर्णा। अब कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी हुई है श्वेता। अब कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी हुई है श्वेता। अब एक बात यहाँ से क्लियर होती है, अगर कार्तिक को मैं यहाँ पर बिठा दूं तो कार्तिक के बाईं और जनी बैठी है, श्वेता नहीं बैठी है। तो कार्तिक को यहाँ पर बैठाने का फैसला बिल्कुल राइट हो जाता है। 5 लोग थे, पांचों को मैंने बिठा दिया है। और कह रहा है कि स्वर्णा के बाईं और दाईं और दूसरे स्थान पर श्वेता बैठी हुई है। और आंसर आपका क्या दिखेगा? तो देख लीजिए आंसर आपका क्या कहीं पर श्वेता दिख रही है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में श्वेता दिख रही हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा जा रहा है कि LAWYER को LWEAYR के रूप में लिखा जाता है, और इसी प्रकार ADVICE को AVCDIE लिखा जाता है। तो आपको बताना है, आपको एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो लेटर्स यहाँ पर हैं वही लेटर्स सेम नीचे हैं। अब वही जो लेटर्स यहाँ पर हैं वही सेम, यानी कि इन लेटर्स की मदद से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये पता लगा लेते हैं कि आखिर यहाँ पर ये बना कैसे है। तो LAW और YER जो है ये हो गया। अब यहाँ पर L जो है इसको लिख लीजिए, W लिख लीजिए और E लिख लीजिए। देखिए L लिख लेता हूँ, W लिख लीजिए, E लिख लेते हैं और Y लिख लीजिए और R लिख लीजिए। तो पहला वाला सेम बिल्कुल एक ही जगह पर रखा हुआ है। W जो है ये यहाँ पर आ गया और ये जो है यहाँ पर आ गया। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी, कहिए बिल्कुल क्लियर है। अगर बात करूं यहाँ पर ये 1 मिनट 1 सेकंड आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जो W यहाँ पर आया है लेकिन A जो है ये थोड़ा आ गया है इधर, और Y की अगर बात करूं तो Y थोड़ा इधर आ गया है। तो यही चीज इसमें फॉलो होगी और यही चीज आपकी उसमें फॉलो होगी। देखिए मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए। COURT जो S है ये यहाँ पर आ जाता है। अब उसके बाद अगर बात करूँ जो है आपका जो O की अगर मैं बात करूँ, तो जो ये O है ये इसमें बहुत दूर चला गया है। पहले एक काम करिए, जो U है इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। U के बाद एक तरीके से T यहाँ पर आ जाएगा और वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर CURT कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल डी में लिखा हुआ है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए क्या कहा जा रहा है कि 23 से जैसे 299 बनाया गया उसी प्रकार 24 से क्या बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको भी साथियों हम लोग देख लेते हैं। देखिए 23 की अगर 10 से गुणा कराते हैं तो 230 आ जाएगा। अब 23 की 11 से कराएं, 12 से करा देते हैं। देखिए जरा 1 मिनट, 23 से अगर 12 से गुणा कराते हैं तो 23 दूना 46 हो जाएगा। करते हैं, 23 दूना 46 हो जाएगा और यहाँ पर जोड़ देते हैं यानी 276 आ जाएगा। अब 23 की गुणा कहाँ से करा देते हैं? 1 मिनट देखते हैं। 23 की गुणा हम लोग किससे करा देते हैं? 23 की गुणा साथियों हम लोग कहाँ से कराते हैं? 1 मिनट, यहाँ से कराते हैं, मतलब 13 से। देखिए यहाँ पर 23 की गुणा अगर 13 से कराते हैं तो ये 299 आता है। तो 24 की गुणा अगर 13 से कराएं तो क्या आता है? तो यहाँ पर 24 तिया आपका 72 हो जाएगा और 1 मिनट, यहाँ पर 24 तिया 72 यानी कि 2 आ गया और यानी 300, मतलब कि 312। देखिए ऑप्शन में क्या आपको 312 दिख रहा है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो चलिए साथियों आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं। शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लंबे सवाल, ये आपको आपकी सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है हमको अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम लेता है जब लॉन्ग वीडियो हो जाती। तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। और मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए। पार्ट 1 देखने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 की भी मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।